बोलिए। कल जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए वो क्वेश्चन बन गया है? उसमें कोई क्वेश्चन पूछना भी है? बोलिए। 1 मिनट हम निकाल लेते हैं, उसमें आप बताइएगा कौन सा है, बैठ जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें ये क्वेश्चन दोनों बना चुके थे, ये वाला क्वेश्चन भी बना चुके थे। ये क्वेश्चन बना है, ये बन गया है ना? बन गया है। ये वाला देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, ये लिखा हुआ है। तो देखो तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मान दिया हुआ है 540, और वो भी दिया हुआ है कैलोरी में। नहीं, तो यहाँ पे जो हम आर का वैल्यू रखेंगे, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, वो भी रखेंगे कैलोरी में, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी, तो के बी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, आर टी स्क्वायर 1000 LV, ऐसा बताया गया था। नहीं, तो यहाँ पे अब सबका वैल्यू बस रख देना है, क्वेश्चन बन जाता है। के बी इज इक्वल्स टू, आर का वैल्यू आपको हो गया 2 कैलोरी, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, और मल्टीप्लाइड बाई टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपका सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको कैल्विन में बदल देना है, तो ये आप रखोगे 373 कैल्विन। इसका स्क्वायर कर दोगे, डिवाइडेड बाई 1000 आप रखोगे, और मल्टीप्लाइड बाई LV, तो लैटेंट वेपोराइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है 540, तो वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत है? चलिए, इसके बाद सवाल दिया गया था वो देख लें। ये बना है, ये क्वेश्चन बना है आप लोगों से? ट्राई नहीं किए हैं? आंसर नहीं आया, इसका आंसर तो हम दिए भी नहीं, तो आंसर कैसे नहीं आया? आंसर देंगे तो ना मैच करेगा भाई, आंसर दिए ही तो मैच कैसे किया? केबी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूट डिजॉल्व इन 5.2 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, देख लीजिए। कैलकुलेट द मोलिकुलर, तो बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ से अगर देखें हम लोग, तो हम लोगों को देखा जाए तो डेल्टा टीबी बराबर के बी और गुना एम होता है। यहाँ से लिखें अगर, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी, और मोलालिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, के बी का वैल्यू दिया हुआ है, चलो 0.3 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट दिया यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, डिजोल्व इन 5.2 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि सॉल्वेंट का वेट यानी कि बी का वैल्यू भी पता है, इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाई 0.299 डिग्री सेल्सियस। नहीं, यानी कि 5.2 ग्राम सॉल्वेंट में अगर हम लोग 0.3 ग्राम सॉल्यूट डालेंगे, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना से बढ़ गया है? 0.299 डिग्री सेल्सियस से। नहीं, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो डेल्टा टीबी का मान दिया हुआ है। क्या जी का मान दिया हुआ है? डेल्टा टीबी का, क्योंकि ये होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, तो कितना से इंक्रीज किया? 0.299, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.3 भी मान सकते हैं।
बराबर केबी का वैल्यू देखो शायद दिया हुआ है 3.88, तो 3.88 को लगभग 4 मान लो, अप्रोक्स मान के हम लोग बना रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई ए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 0.3 है तो 0.3 रख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 रख दो, डिवाइडेड बाई डब्लू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो निकालना है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्लू का मान निकालना है, गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 5.2 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये दिया हुआ है 5.2 ग्राम। तो इसको सॉल्व करके डब्लू का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं, किसी को दिक्कत है? बन जाएगा ना? बन गया है। चलिए, तो यही क्वेश्चन हम लोग दिए थे, देख लीजिए, नोट करना है इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं। नहीं, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग का तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो उसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए, अगला आपका टॉपिक इसमें आ रहा है, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपी, नहीं, क्रायोस्कोपी भी इसको कहते हैं। चलो पढ़ते हैं हम लोग। यानी हम लोग का टॉपिक यहाँ पे लिखा गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं, नहीं, कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, नहीं, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी अगर आए अपने 12th क्लास में, तो 12th क्लास में डेफिनेशन ऐसा लिखा रहता है, नहीं, ये बोलता है कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। या ये बोल रहा है कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएं, उसी टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां से समझना है बातों को। देखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि अपने घर में हम लोग नया नया फ्रिज खरीदाता है, तो नहीं, हम लोग पानी रख के और बर्फ जमाने का बड़ा देखते हैं कैसे जम रहा है, कितना जल्दी जम रहा है, बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो नया फ्रिज खरीदाया, पानी लिए कटोरा में, उठा के फ्रिज में डाल दिए, पास में आ रहा है। अब हम लोग का जो फ्रिज है वो पानी को ठंडा करने लगेगा, यानी टेम्परेचर को डाउन करेगा, नहीं, ध्यान रखना है। हम लोग बार बार खोल के देख रहे हैं कि जमा कि नहीं जमा, बात समझ में आ रहा है? तो एक समय ऐसा भी आता है, नहीं, जिस समय आपको लगता है कि अच्छा लगता है कि अब जमना शुरू हो गया है, और जैसे ही आप हाथ डालते हो, नहीं, लगता है कि सॉलिड बना हुआ है, लेकिन हाथ डालते हो तो फिर वो फूट जाता है, यानी लिक्विड में ही कन्वर्ट कर जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है, नहीं, यानी हम पानी को ही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई भी पानी आपका दिया हुआ है और वो पानी बर्फ में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस कन्वर्जन के समय एक ऐसा समय आता है जिस समय वो पानी ना ही लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो ना ही सॉलिड फॉर्म में रहता है, नहीं, वो लिक्विड भी है और वो सॉलिड भी है, बात समझ में आ रहा है? तो वो जो स्टेज होता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। उस स्टेज पे कोई आपसे पूछा कि बताओ सॉलिड है कि लिक्विड है, तो आप बोलिएगा सॉलिड तो लग रहा है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट सॉलिड नहीं बदला है। अच्छा, लिक्विड है कि नहीं है? ना ना, लिक्विड तो नहीं है, सॉलिड में कन्वर्जन शुरू हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर सॉलिड हो जाएगा तो कंप्लीट हार्ड हो जाएगा, नहीं,
लिक्विड रहेगा तो कंप्लीटली फ्लो करता रहेगा, लेकिन वो ना ही पूरा हार्ड हुआ है और ना ही कंप्लीट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक ऐसा पोजीशन वो अटेंड कर लिया है जिस पोजीशन पर उसको आप सॉलिड भी कह सकते हैं और उस पोजीशन पे आप उसको लिक्विड भी कह सकते हैं। उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान रखना है। और उस पोजीशन पे आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना, तो जितना लिक्विड का होगा वेपर प्रेशर उतना ही सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि उस पोजीशन पर वो सॉलिड स्टेट में भी है और वो लिक्विड स्टेट में भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये ध्यान रखना होगा। तो अब कोई डेफिनेशन आपसे फ्रीजिंग पॉइंट का पूछता है, नहीं तो अब आप 10th वाला डेफिनेशन नहीं देंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू कर देता है उसी टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब आप बोलेंगे वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। या इसी बात को आप ऐसे बोलेंगे, वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? नहीं तो हम वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस बात को हम समझाए वही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच the solid and the liquid forms of substance have the same vapor pressure is called as freezing point, of that liquid या that substance। ठीक है, या इसी बात को आप ऐसे कह सकते हो, ध्यान रखना है, इसी बात को हम ऐसे कहें कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सबस्टांस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सबस्टांस। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ध्यान दिया जाए। अब जैसे इसको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश किया है, जो हम लोग पढ़े उसी चीज को अब ग्राफ से समझाने की कोशिश किया है, ग्राफ समझने की कोशिश किया जाए। इसमें ध्यान दे हम लोग, तो डबल एरो हो गया है इसमें, देखा जाए। यहां से हम लोग ध्यान दे थोड़ा ग्राफ पर, तो ये लाइन जो है, ये लाइन वो वेपर प्रेशर का है और ये लाइन जो है वो टेम्परेचर का है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है, आप यहां से यहां बढ़ोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और यहां से जब ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, हम लोग गर्म कर रहे हैं कि ठंडा कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं, तो हम लोग ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इधर उधर जाएंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, और जब इधर उधर आएंगे तो इसका टेम्परेचर घटाना, तो हमको टेम्परेचर घटाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये एक लिक्विड का ग्राफ है, ये एक लिक्विड का ग्राफ है। नहीं, अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझो। इस पॉइंट पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, ध्यान से देखो, है वेपर प्रेशर यहां पर है, इस लिक्विड का इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। नहीं तो इतना वेपर प्रेशर उसका कितने टेम्परेचर पे है, तो हम टेम्परेचर मानने के लिए ग्राफ को नीचे लाएंगे। नहीं तो ये हो गया, यानी इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, इस पे कुछ मान होगा, यहाँ कुछ मान होगा। ठीक है, अब चलो टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर को यहाँ से अब यहाँ लाए तो टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया? घट गया, हम इधर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर घट गया, तो टेम्परेचर जब घट गया तो अब ध्यान से देखो, तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर बढ़ गया कि घट गया? घट गया। जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, नहीं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटता जाएगा। नहीं, वेपर प्रेशर घट रहा है, ध्यान रखना है। वेपर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, तो समझो कि वेपर प्रेशर भी ज्यादा। नहीं, अब किसी भी चीज को तुम ठंडा कर रहे हो तो ठंडा करने का मतलब हुआ कि उसमें से एनर्जी खींच रहे हो। नहीं, और किसी भी चीज का अगर एनर्जी तुम खींच रहे हो, ठंडा कर रहे हो, नहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा कि घटाएगा?
घटाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी घटेगा। नहीं, चलो अब यह करते करते हम लोग को देखो, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट पर हम देख क्या रहे हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ टेम्परेचर ये है और यहाँ पर ये वेपर प्रेशर है, समझो। अब यहाँ से एकाएक ग्राफ पूरा तेजी में डाउन हुआ है, नहीं यानी इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, ध्यान रखना है। नहीं तो जब ग्राफ में वेपर प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा है यानी कि ऊपर वाला स्टेट लिक्विड स्टेट है और नीचे वाला स्टेट सॉलिड स्टेट है, ध्यान रखना है। कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है, गैस का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। नहीं तो ये लिक्विड है जिसको हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते गए, नहीं तो ठंडा करते गए तो इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो गया, घटता गया। नहीं और एक ऐसा पॉइंट हमको मिल रहा है जहां से वेपर प्रेशर एकाएक तेजी में घट रहा है, यानी यहां से अब ये जो लिक्विड था, नहीं यहां से अब ये जो लिक्विड था वो अब हार्ड बनने लगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट करने लगा। तो ये जो पोजीशन होता है जहां से वेपर प्रेशर एकाएक तेजी में घटता है, इस पोजीशन को ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान रखना है, ठीक है। इस पोजीशन पर ये जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं एट दिस पोजीशन solid, firm and liquid form both exist, ध्यान रखना है। इस पोजीशन पर सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ना ही पूरा सॉलिड है और ना ही पूरा लिक्विड है, यानी सॉलिड भी है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा लिक्विड का भी गुण इसमें आ गया है, ध्यान रखना है, दोनों इसमें गुण है। चलो तो इस पॉइंट पर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना, तो इस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर भी इतना ही होगा, और इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना, तो वो भी क्या होगा, इतना ही होगा। दिक्कत है नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे सॉलिड भी है और इस पॉइंट पर लिक्विड भी है, तो दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा, ये जो टेम्परेचर होगा, इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मेरी बात समझ में आई। तो हमको ग्राफ में क्या केयर करना है, ग्राफ में केयर करना है कि जब किसी भी लिक्विड को हम ठंडा करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। नहीं एक पोजीशन ऐसा आता है जहां से वेपर प्रेशर एकाएक तेजी से डिक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर एकाएक तेजी से डिक्रीज करे तो समझ जाओ कि वहां से अब सॉलिड बनना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट से वेपर प्रेशर एकाएक डाउन होता है वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर को हम इस लिक्विड का क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है ना। नहीं ये नहीं कि सर इधर आ गए इस पॉइंट पर आ जाओ, तो इस पॉइंट पर तुम आओगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, नहीं यहाँ भी कुछ टेम्परेचर होगा। तो इस पॉइंट पर तुमसे कोई पूछे कि बाबू बताओ सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना, तो तुम कहोगे सर इसको मिला दीजिए, ये हो गया सॉलिड का वेपर प्रेशर। कोई पूछे कि इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बताओ, तो सर आप कहिएगा कि सर आप पगला गए हैं, नहीं यहाँ पर सर लिक्विड थोड़े है, यहाँ पर तो ये सॉलिड ही सॉलिड है। बस समझ रहा है। तो क्या इस पॉइंट पर आप लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डिफाइन कर पाइएगा, नहीं डिफाइन कर पाइएगा। हम आपको बोले कि इस पॉइंट को सर फ्रीजिंग पॉइंट काहे नहीं कह रहे हैं, नहीं तो इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफाइन है। इस पॉइंट पर क्या सॉलिड का वेपर प्रेशर डिफाइन है, डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में है। मेरा बात दिमाग में गया, इसमें दिक्कत है नहीं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस तरह से समझा सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए यहां से हम लोग को देखा जाए तो अगला पॉइंट अब आ रहा है। नहीं जैसे आप एक गिलास पानी लिए तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं सब लोग जानते हैं, कितना आप लोग इसको भयंकर बना देते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आज कितना होता है जी, 0 डिग्री सेल्सियस।
नहीं, सब लोग जानते हैं, ध्यान रखना है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम पानी में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम चीनी डाल दिए, नहीं, तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जब चेक किया गया तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 और उसमें जब चीनी डाल के सॉल्यूशन बना दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब उसमें डाल दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा? घट गया। नहीं, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में कन्वर्ट कर रहा था और उसी पानी में जब चीनी डाल दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। बात समझ में आ रहा है? तो वही पॉइंट हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। When a non-volatile solute is dissolved in pure solvent, then freezing point of pure solvent decreases. नहीं, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। नहीं, क्योंकि पहले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था और उसी पानी में जब चीनी डाल दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? -2। तो फ्रीजिंग पॉइंट घाटा किसका? पानी का कि चीनी का? पानी का। पानी का। पानी ही फ्रीज करता है, चीनी फ्रीज नहीं करता है। चीनी तो सॉलिड फॉर्म में है, ये है। बस में रहे आप क्या फिर में कि चीनी को भी फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं? चीनी फ्रीज नहीं करता है, ध्यान रखना है। तो कभी भी बोले हम लोग कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया चीनी डालने से, चीनी का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं घटता है। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो वही लिखा हुआ है, when a non-volatile solute is dissolved in pure solvent, then freezing point of pure solvent decreases। बोले इतना में दिक्कत है? कह सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डेट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, अब जो सॉल्यूशन उनका बना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम होगा और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यही बताया गया। नहीं, तो वही चीज लिखा हुआ है। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई T0। ध्यान रखना है, अगर हम लोगों का प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? T0 से। ध्यान रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई TF। नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को T0 से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे TF से। दिक्कत है? चलिए, इसमें किसका मान ज्यादा? TF का मान कम और T0 का मान ज्यादा। ध्यान रखना है। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ये T0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, अगले पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए। यहां पे फिर से हम लोग को ग्राफ बनाया गया, थोड़ा इस ग्राफ को समझे। ये लाइन वेपर प्रेशर का, ये लाइन टेम्परेचर का। एक जो ऊपर वाला लाइन खींचा गया है, ये लाइन जो है वो आपको प्योर लिक्विड का है। ये लाइन प्योर लिक्विड का है और ये जो लाइन है ये लाइन सॉल्यूशन का है। नहीं, यानी पानी और चीनी आप मिला दिए हैं, ठीक है। चलो, तो ये पहले बताओ, अगर देखें तो ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ये प्योर लिक्विड और ये सॉल्यूशन। अगर तुमसे कोई पूछे प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को P0 से दिखाते हैं और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS से दिखाते हैं, तो P0 और PS में से किसका मान ज्यादा होता है? P0 का मान ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ज्यादा होता है, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ऐसा पढ़े है ना? नहीं, जैसे पानी का वेपर प्रेशर हम लोग मापे और पानी और चीनी का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मापे, तो वेपर प्रेशर पानी का ज्यादा आएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। नहीं, तो देखो, जो प्योर लिक्विड है उसका ग्राफ हम लोग ऊपर से खींचे हैं, नहीं, और सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे से खींचे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, क्यों खींचे हैं? क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, नहीं, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम होता है। इसलिए ग्राफ प्योर लिक्विड का ऊपर और सॉल्यूशन का नीचे, ठीक है। अब जब ग्राफ खींचा गया, नहीं, तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा T0 को। नहीं, यानी कि यहां पर जो हमको आया ये पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर।
ये है इक्विलिब्रियम किसका, प्योर लिक्विड का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। यहां आ जाओ, तो ये कहलाएगा TF, जिसको आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो इस ग्राफ से हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू कम है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू देखा जाए तो वो आपको है यहां से लेकर यहां तक। तो ये T0 का वैल्यू ज्यादा है और TF का वैल्यू कम है कि नहीं है? नहीं तो यहां से हम लोग ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अनुसार अगर देखें तो हम लोग को दिखाई दे रहा है नहीं कि T0 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और TF का वैल्यू कम है। इतना में दिक्कत है, कह सकते हैं। आगे बढ़े ना, चलिए देखिए तो अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट लिख रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो ग्राफ में थोड़ा सा हम रिटर्न आते हैं। इस ग्राफ में देखो तो हम लोग देखें अगर तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये था आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये था आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो वैल्यू जो है वो कितना से डिक्रीज किया है, इतना ही से डिक्रीज किया है। नहीं तो ये जो डिक्रीज वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा हम लोग T0 में से अगर TF को घटा दें, T0 यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है इसमें से अगर इतना निकाल दें तो वैल्यू निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? नहीं तो अगर कोई पूछता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, T0 माइनस TF होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट गया, डिप्रेस मतलब घट जाना, नहीं तो कितना से घट गया वो कैसे निकालेंगे, तो T0 माइनस TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड में से क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को घटा लेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग को यहां से दिया हुआ है, इस बर्तन में आपको दे दिया गया प्योर वाटर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर आप ले लिए हुए हैं सॉल्यूशन जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया वो हो गया आपको -2 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो कोई बोलता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला बताया गया T0 माइनस TF। नहीं तो T0 का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, नहीं तो इसको आप रखिएगा 0, फिर बीच में क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगाए, फिर यहाँ से TF, तो TF का वैल्यू कितना है -2, तो आप यहाँ रखिएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा और T0 माइनस TF का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। दिक्कत है? नहीं तो ये जो T0 माइनस TF है, T0 माइनस TF को इसको हम लोग डेल्टा TF भी लिखते हैं। परेशानी है? नहीं तो बस हम लोग को ध्यान रखना, उसी बात को तो यहाँ लिख दिया गया है डेफिनेशन फॉर्म में, देख लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा, नहीं तो दो तरीके से इसका डेफिनेशन बुक में लिखा रहता है, नहीं दो तरीके से हम लिखे हुए हैं। पहला, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज, घटता है ना। when a non-volatile solute is dissolved in pure solvent, when a non-volatile, यहाँ पर solute छूटा है ना, when a non-volatile solute, ठीक है, is dissolved in pure solvent, then freezing point of pure solvent decreases. The decrease in freezing point of pure solvent is called as डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिक्कत है? उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TF, ठीक है। नहीं अब उसी चीज को यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में लिखा रहता है बुक में, उसको भी हम लोग लिख दिए हैं। डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and solution, difference in freezing point of pure solvent and solution is called as depression in freezing point। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं,
चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बोल रहा है कि वाई इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। नहीं, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट जाता है, तो इसको ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, समझो। देखो, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए जो टेम्परेचर सप्लाई किया गया। क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए, अटेंड करने के लिए जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। चलो, तो यहां पर हम लोग कहा गया, समझे अगर, तो हम लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचने के लिए, नहीं, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वही टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। वही टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। सोचो, इस प्योर लिक्विड के इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए आप टेम्परेचर इतना सप्लाई कर रहे हैं, और सॉल्यूशन जो है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए हमको टेम्परेचर ये सप्लाई करना पड़ रहा है, नहीं, इतना टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ रहा है, ध्यान रखना है। तो आपको क्या पता चल रहा है, जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी प्योर लिक्विड में, जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर जब डिक्रीज कर जाता है तो सॉल्यूशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है, ज्यादा देर तक उसको कूलिंग करना पड़ता है, नहीं, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करता है। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करेगा तो वही नो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जी, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो कोई बोलता है कि भाई प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, नहीं, तो आप बोलिए कि जब प्योर लिक्विड में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अब उस सॉल्यूशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, अर्थात ज्यादा समय लगने का मतलब, उसको ज्यादा देर तक ठंडा करना पड़ता है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचाने के लिए, नहीं, तो ज्यादा समय तक ठंडा कीजिएगा, नहीं, यानी ज्यादा कूलिंग कीजिएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा, घट गया। मेरा बात दिमाग में गया? तो ये ध्यान रखना हो, तो उसी पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान रखिए। मैंने यहां लिख दिया है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस एट ए लोअर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, नहीं, एट लोअर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, ध्यान रखना। यानी सॉल्यूशन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है, नहीं, जबकि प्योर लिक्विड जो था वो उसके टेम्परेचर को ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक नहीं ले जाना पड़ता है इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए। ये सब बुझा रहा है कि नींद आ रहा है? देखिए, वो सो रही है ना, तुम कहाँ सो रही हो? मेरा जो आवाज है वो आपको लोरी लगता है? नहीं, नहीं, फटा फटा आवाज है, कोनो डिजाइन का आवाज नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो कैसे नींद आ जाता है? नहीं, ऐसा होता ना कि हाँ क्या मधुर आवाज है, बात समझ में आ रहा है, तो नींद आ रहा है, ओह ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। तुमको नींद नहीं आ रहा है? हैं कि चल दिया है? चल दिया है, तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब बहुत जरूरी चीज है, बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब ये सब जो जितना भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब नॉर्मल चीज की बात है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, बात समझ आ रहा है? तो हम लोग अब यहाँ पे क्या सीखे, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। या वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चले जाते हैं, उसी पोजीशन पे जो टेम्परेचर होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ये कहा गया। फिर हम लोग कहा गया कि किसी भी प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ये बताया गया।
प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को T0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहा गया। अब कहा गया कि मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घटता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घट जाता है उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF को कैसे रिप्रेजेंट, डेल्टा TF जो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, T0 माइनस TF, ये कहा गया। इतना में दिक्कत, चलिए, तो वही सब हम लोग को बताया गया। फिर हम लोग को बताया गया कि क्यों फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, नहीं, तो हम लोग को बताया गया कि किसी भी सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले के रिस्पेक्ट में घट जाता है। जब वेपर प्रेशर घट जाता है तो अब उस सॉल्यूशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने के लिए ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करवाने के लिए ज्यादा लोअर टेम्परेचर तक उसको ठंडा करना पड़ता है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। इतना में दिक्कत, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम लोग का यहां से आ गया राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, तो हम लोग याद करो पहले थे राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, तो सेम ही चीज है, नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया गया था, हम लोग को सिंपली ये बताया गया था कि जैसे जैसे हम लोग बताए थे वहां पर कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, बताए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो यहां भी वही डेफिनेशन है, आप देख लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, यानी ये क्या कर रहा है, डेल्टा TF, यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये बात कह रहा है। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा TF क्या है, हिलो हिलो, नहीं तो नींद आएगा तुमको भी, कहा कुछ देर में तुम भी सोने लगेगा, सबको नींद का आ रहा है जी हैं, पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर देंगे अगला दिन से, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना AC लगा तो और सुतेगा सब। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ध्यान रखना है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ध्यान रखना है। अच्छा, या डेल्टा TF को हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, ध्यान दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, मोलालिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सोचिए मोलालिटी का डेफिनेशन दिए थे टेस्ट में, वो भी कुछ गधा गलती लिखा था, नहीं, कुछ ऐसा ऐसा गधा है इस क्लास में, नहीं, जो मोलालिटी का भी डेफिनेशन गलत लिखा था, पढ़ने पर धिक्कार है, ध्यान रखिएगा। वैसे लोग पढ़ाई नहीं कीजिए साइंस, आप धोखा दे रहे हैं, गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, मत करिए वैसा पढ़ाई, ठीक है, सीधा सीधी छोड़ दीजिए। अब देखिए रोज क्लास में चिल्लाते हैं ना कि रेगुलर क्लास कीजिए, एक दिन भी क्लास मिस मत कीजिए, बस में आ रहा है। स्थिति ये है कि टीचर अगर एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा बंद कर दे, नहीं, तब बच्चा सबको देखिए कैसे बोलेगा सब, नहीं, बच्चा सब बोलेगा गजब इनका हाल है, जब मन तबे बंद कर देते हैं, नहीं, हम लोग को भविष्य से खिलवाड़ कर देते हैं, नहीं, इनका कोई सेंस नहीं है, तुरंत बच्चा ब्लेम कर देगा, अपने एब्सेंट कर गए, काम था। ध्यान रखिए एग्जाम आपको देना है, लाइफ आपका है, नहीं, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिविटी के साथ पढ़िए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, यानी ये कह रहा है, ये कह रहा है हम लोग का कि मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप बढ़ाओगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, नहीं, ध्यान समझो, यहां पे बोल रहा है कि इफ amount of solute increases, if amount of solute increases, depression in freezing point
इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ध्यान रखना है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देख लो। यहां से अगर देखा जाए तो मान लो आप 3 कंटेनर ले लिए, यहां से आप 3 कंटेनर ले लिए, देखा जाए। अब इस 3 कंटेनर में आप यहां पर प्योर वाटर लिए हैं। इस कंटेनर में आप वाटर लिए हैं और प्लस 5 ग्राम शुगर ले लिए। चलिए, इस कंटेनर में आप ले लिए वाटर प्लस 10 ग्राम शुगर, ये ले लिए। अब ध्यान से देखिए, प्योर पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट चेक करें हम लोग, तो वो हम लोग का होता है 100 डिग्री, सॉरी 100 लिख रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं यानी T0 का वैल्यू जो है वो कितना है बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, जब हम लोग पानी में चीनी डालेंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि इसका TF1, नहीं यानी सॉल्यूशन नंबर 1 है ये, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट गया और वो हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग चेक किए TF2, तो वो आ गया -4 डिग्री सेल्सियस। यानी जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे, इसमें 5 ग्राम चीनी था, इसमें 10 ग्राम चीनी है, तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो उसी पॉइंट को हम यहां लिखे, एज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल solute increases freezing point of solution decreases, ये निकाल लिए। अब इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं डेल्टा TF का वैल्यू, डेल्टा TF1। तो डेल्टा TF का वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया गया, T0 माइनस TF1, यही ना बताया गया, T0 माइनस TF1। तो T0 का वैल्यू तो फिक्स है 0, माइनस TF1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, +2, ये आ गया। इसके लिए आप निकालिएगा डेल्टा TF2, तो इसका फॉर्मूला हो गया T0 माइनस TF2। तो T0 का जो वैल्यू था वो आपको है 0 और TF2 का वैल्यू जो था वो -4, तो आप रख दिए -4, वैल्यू आ गया आपको +4। तो देखो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू +2 है जब सॉल्यूट का अमाउंट 5 ग्राम है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू +4 है जब सॉल्यूट का अमाउंट 10 ग्राम है। तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट तो घटता है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ता है, नहीं, ध्यान रखना है। तो वही बात लिखा गया कि एज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, बट द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज। बोलो, इतना में दिक्कत है, ध्यान रहेगा ये बात। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो वही राहुल साहब हम लोग को बताया डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हम लोग को आ गया। नहीं तो इस चीज का क्या मतलब हुआ वही आपको हम यहाँ पर समझाए, इतना में दिक्कत, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो हम इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू हम लोग को लिखा गया KF मल्टीप्लाइड बाई M, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था के कांस्टेंट लगाया गया KF, जिसको हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ध्यान रखना है। नहीं, या इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखना है।
तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जहाँ पर के एफ का मतलब क्या है वो हम लोग को बताया गया। के एफ मतलब हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसी को कहते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इतना में दिक्कत है किसी को भी? चलो, अब जैसे हम लोग का यहाँ से फॉर्मूला आया डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते थे डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और मोलरिटी का फॉर्मूला होते हैं ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी। ध्यान रखना है। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज पड़ेगा, नहीं, और कभी कभी हम लोग को इस फॉर्मूले का भी यूज पड़ेगा। ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें दिक्कत है। दूसरा, कभी कभी बहुत रेयर लेकिन इस फॉर्मूले का भी यूज कभी कभी आ जाता है, लिख देते हैं हम ताकि आपको ध्यान में रहे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, और इस ए के जगह पे लिखा जाता है V1D1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इसके जगह पे लिखा रहता है V2D2, ऐसे भी लिखा रहेगा। ध्यान रखना है। नहीं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ध्यान रखना है। ये क्या था हम लोग का? वेट ऑफ सॉल्यूट। नहीं तो कभी कभी वॉल्यूम दे देगा, डेंसिटी दे देगा, वेट नहीं देगा। नहीं तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं, कभी कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं देगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे देगा और सॉल्वेंट का डेंसिटी दे देगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बन जाएगा। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।